नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। नगर परिषद साहिबगंज में स्त्री योजना को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित। साहिबगंज के नगर परिषद में आज स्त्री श्रम सुविधा पोर्टल पंजीकरण एवं कर्मचारी नामांकन योजना की जानकारी हेतु एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य नियोक्ताओं, ठेकेदारों और श्रमिकों को इस योजना के लाभों एवं ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से अवगत कराना था। शिविर में क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन ने स्त्री योजना के तहत मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी और सभी नियोक्ताओं से अपील की कि वे समय पर अपना पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल श्रमिकों के हित में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में पूर्वी झारखंड वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, संरक्षक मोहम्मद आफ्ताब आलम, संयुक्त सचिव जाहिद खान, जिला वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष भगवान देव सिंह, सचिव जय प्रकाश सिंह, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के महासचिव अनुज लाल हरी तथा ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजीव चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसके अलावा नगर परिषद के योग, लेखा पदाधिकारी तथा नगर प्रबंधक सहित अनेक ठेकेदार और श्रमिकों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। सहायक निदेशक अभिषेक कुमार ने पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण, चालान निर्माण तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी व्यवहारिक रूप से दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित प्रतिनिधियों ने योजना को सराहा और अपने अपने संगठनों के अधिक से अधिक सदस्यों को स्त्री योजना से जोड़ने का आश्वासन दिया। आइए जानते हैं श्रम मंत्रालय सहायक निर्देशक अभिषेक कुमार, क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन क्या कहते हैं। साहिबगंज से संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हम सभी नियोक्ताओं से सभी जिलों में जाकर हमारे अधिकारी स्थानीय स्तर पर ट्रेड यूनियन, मीडिया, समाचार पत्र के माध्यम से सभी नियोक्ताओं को बार बार ये सूचना दी जा रही है कि आप इस विंडो का लाभ उठाएं। हमारे पास आपके यहाँ कितने मजदूर काम कर रहे हैं, आपकी क्या रोल पे कितने लोग हैं, इसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रमिक संगठनों से सूचना हमें सब उपलब्ध है। अगर कोई नियोजक 31 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें फिर पिछले 5 वर्ष का दस्तावेज मांगा जाएगा। अटेंडेंस रजिस्टर दीजिए, सैलरी रजिस्टर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दीजिए। इसके चलते उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वह हम लोग बार बार सभी नियोजकों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस योजना का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे DCBO से संपर्क करें और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो ESI का वेबसाइट पर जाएं और वहाँ डिटेल से इसके बारे में बताया गया। स्त्री योजना वैसे नियोक्ताओं के लिए है जो किसी कारणवश ESIC के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। उन सभी नियोक्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से एक विशेष मौका दिया गया है, जिसके दौरान वो रजिस्ट्रेशन करने पर उनके खिलाफ पिछली कोई देनदारियां, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो जो सूचना देंगे उसको पूर्णतः सही मान लिया जाएगा। उनसे किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। पहले तो मैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। सामाजिक सुरक्षा योजना से हमारा मतलब है कि अगर कोई मज़दूर है या कोई परिवार है जिसके ऊपर अचानक किसी तरह की आपदा आ जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो एक जो मज़दूर है जो कम कमाता है, एक ऐसा परिवार जिसमें कमाने वाला एक पर्सन है, उसकी अगर बीमारी हो जाए, उसका अगर दुर्घटना हो जाए या उसके परिवार में कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए कर्ज लेने के सिवा या इलाज के में इधर उधर भटकने के सिवा उसके लिए और कोई चारा नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार ऐसे मज़दूरों को जो 21,000 रुपया प्रति माह तक आमदनी करते हैं, उनके और उनके परिवार के लोगों के लिए ऐसे समय में एक मजबूत सहारा देती है। इसमें वो सारे मज़दूर कवर किए जाते हैं जो प्रति माह जिनकी आमदनी 21,000 रुपये तक है। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में तो उनको और उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी। मुफ्त में कहने का मतलब दवाइयों के साथ उपलब्ध होगी। और ये चिकित्सा सुविधा न सिर्फ सर्दी खांसी बुखार जो हमारे डिस्पेंसरी या DCBO में उपलब्ध है, उसके अलावा अगर उनके और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को कोई गंभीर बीमारी होती है तो वो भी हमारे अस्पतालों में जाकर चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं। और अगर हमारे
अस्पतालों में वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हम उन्हें अपने इम्पैनल अस्पताल में या जहाँ कहीं भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है वहाँ भेजकर उन्हें मुफ्त की चिकित्सा प्रदान करते हैं। तो एक आप सोचिए कि जब चिकित्सा सुविधा आज के समय में इतनी महंगी हो गई है, वैसे समय में 21,000 रुपया महीना तक कमाने वाला परिवार ऐसे समय में बहुत संकट में फंस जाता है, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद है सामाजिक सुरक्षा के रूप में। इसके अलावा भी हम बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे कि जो नगद के रूप में देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मज़दूर जो 300 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है और अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो तो हमारे चिकित्सालयों में जाके इलाज ले लेगा, लेकिन उसके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, निवेदक होते हैं या नियोजक जो होते, वो उनको उतने दिनों की सैलरी ज़्यादातर नहीं देते, मजदूरी नहीं देते। तो ऐसे समय में उनका इलाज तो उपलब्ध मिल जाता है, लेकिन उनका परिवार कैसे चलेगा? तो जितने दिनों तक वो बीमारी के कारण एब्सेंट रहते हैं उतने दिनों के लिए उन्हें उनके प्रतिदिन की मजदूरी का 70% दिया जाता है। यानी कि अगर वो 300 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है तो 210 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनके परिवार को या उनके अकाउंट में दिया जाएगा, ताकि उनके परिवार भी चलता रहे। अगर ये बीमारी लंबी खींचती है तो ये 2 साल तक का भी ये हम 80% की दर से हम देते रहते हैं उनके अकाउंट में, जिससे उनका परिवार चलते रहे। अगर किसी दुर्घटना में उनकी अपंगता हो जाती है, अस्थायी अपंगता हो जाती है, अस्थायी अपंगता हो जाती है, तो उनकी मजदूरी का 90% के हिसाब से हम उनको भुगतान करते हैं। और ईश्वर न करे अगर किसी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है काम के दौरान या काम पर जाने के दौरान या काम से वापस घर पर लौटने के दौरान, अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो हम उसके परिवार को आजीवन पेंशन देते हैं। आजीवन का मतलब उसकी पत्नी को जीवन भर या जब तक वो शादी न कर ले, उसके बेटे को 25 साल तक, उसकी बेटी को जब तक बेटी की शादी ना हो जाए, वो जितना कमा रहा था उसका 90% देते हैं। कहने का मतलब अगर वो मजदूर की मासिक आमदनी अगर 20,000 थी तो 18,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से उसके परिवार को, जो उस पर निर्भर लोग हैं, उनको पेंशन दिए जाएंगे। तो ऐसे समय में देखिए कि एक गरीब आदमी जो दुर्घटना में मृत्यु भी हो जाती है तो उसका परिवार, ठीक है हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके परिवार के लिए एक संबल जरूर बनते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यह योजना न सिर्फ बीमारी के लिए बल्कि आपदा के दौरान परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। साहिबगंज जैसे छोटे जगह पर इसके लिए क्या स्कोप आप देख पा रहे हैं? किस प्रकार से यहाँ के जो मजदूर हैं, विभिन्न क्रशर में, माइंस में काम करने वाले हैं, उसके लिए ये योजना किस प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगी? जी, ऐसे जगहों पर जहाँ पर कि आमदनी कम है, लोगों का गरीबी ज़्यादा है और जहाँ पर कि लोगों की आमदनी बहुत छिटपुट है, जो मज़दूर काम करते हैं, वैसे समय में वैसे जगह पर ऐसी योजनाएं और भी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई बीमारी होती है तो उससे सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होते हैं गरीब तबके के लोग ही होते हैं, जिनका मजबूत रोजगार नहीं होता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हमारा दवाखाना भी है और शाखा कार्यालय भी है, तो वहाँ पर जाके चिकित्सा सुविधा वो ले सकते हैं और हमने जितना फ़ायदा बताया वो फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो ऐसे जगहों पर जहाँ पर कि आमदनी के कम साधन है, जहाँ पर मजदूरी कम है, ऐसे समय में तो ऐसी घटनाओं में उनके परिवार पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे जगहों पर लोग कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कवर किए जाए ताकि उनको योजना का फ़ायदा मिले। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य भी यही है कि मैं यहाँ पर इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाऊँ, नियोजकों को जागरूक कर पाऊँ, कर्मचारियों को जागरूक कर पाऊँ और उन्हें प्रेरित कर पाऊँ कि वो इस योजना से जुड़ें और इस योजना के तहत उपलब्ध लाभों का फ़ायदा लें।